Guys, welcome to Commerce Stream by CFA Nidhi Jain. Let's continue our chapter non-profit organization, and today our topic is income and expenditure account. Okay, income and expenditure account. Last session में हमने जो स्टडी किया था वो था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब देखिए क्या होता है, अगर कोई भी बिजनेस वो कैसा होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, तो उस केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करती है वो होता है फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उससे क्या वो फाइंड आउट करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ठीक है, क्योंकि उनको नेट प्रॉफिट इसलिए फाइंड करना होता है क्योंकि वहाँ पे उनका मेन एम जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, बट अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. इनका जो मेन एम होता है टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द मेंबर्स, यानी कि इसके मेंबर्स या सोसाइटी को इनको सेवा देनी होती है. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आज हम जो है जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं वो कौन कौन से मेंटेन करते हैं. फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है सेकंड. फर्स्ट हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था, है ना. सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ओके, तो आज जो स्टडी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसका अब हम नेचर देखते हैं. तो फर्स्ट है ये नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा. वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें इनकम एंड रेवेन्यूज जो होती है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. वेयर इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं. ओके, सेकेंड नेचर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कि ये एक्रूअल बेसिस पे होता है. एक्रूअल बेसिस वो होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं. एडजस्टमेंट क्या करते हैं, कोई भी अगर प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम है ना, तो उनके लिए हमें एडजस्टमेंट करना है. ठीक है, उनको प्लस या माइनस करना है. जब भी हम उसकी एंट्री कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या ऐड करना है, लेस करना है, ये सब एडजस्टमेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे. ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन और डाउटफुल डेट्स. ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन और डाउटफुल डेट्स भी आ सकते हैं. इसके अलावा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एड लेस करने के एडजस्टमेंट होते हैं, है ना. थर्ड होता है इसमें नो ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस. इसमें ना तो कोई किसी का ओपनिंग बैलेंस होता है ना ही किसी का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना. तो फिर इसमें होता क्या है, इसमें बैलेंस जो फाइंड आउट करते हैं हम उसको हम बोलते क्या है. इसमें जो बैलेंस फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट. ओके, जो भी बैलेंस हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, है ना, इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस देन इट इज़ सरप्लस. ठीक है, एंड इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट. ठीक है, फोर्थ जो नेचर होता है वो इसका होता है रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर्स आइटम. ठीक है, ये क्या करता है, जो रेवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है. ठीक है, कैपिटल नेचर के आइटम इसमें नहीं आते हैं. अब जो हमें क्या समझना है कि रेवेन्यू नेचर के आइटम कौन से होते हैं और कैपिटल नेचर के आइटम कौन से होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के आइटम. ठीक है, अब देखिए कैपिटल नेचर में क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीट्स, है ना. रेवेन्यू नेचर में क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसीट्स. अब फर्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम जिसके जो हमें बेनिफिट होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं. ठीक है ना, यानी कि अगर मैंने कोई एक बड़ा एक्सपेंडिचर किया है तो उसका जो बेनिफिट है मुझे मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा. जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग.
ठीक है। अब देखिए अगर आप मशीनरी परचेस करते हैं तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो हमको क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, है ना। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस करंट ईयर में मैंने ये एक्सपेंडिचर किया, इसका बेनिफिट खत्म हो चुका है ना। तो इसमें इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, सैलरीज टू स्टाफ, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। तो देखिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको शो करना है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में मिल रहा है, करंट ईयर खत्म, उसका बेनिफिट भी खत्म, है ना। सैलरी, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास में कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होती है, और जो पर्सन जो हमें ये पेमेंट कर रहा है, मतलब जिससे हमें रिसीव हो रहा है, उसने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें ये दिया है, ठीक है ना। मतलब जो डोनर है, जो उसने हमें कुछ अमाउंट दिया है, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है ना। तो ऐसी रिसीट्स जो कि रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है और किसी स्पेसिफिक पर्पस से हमको रिसीव हुआ है, डेट आर कैपिटल रिसीट्स। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए किसी मेंबर से आपको मेंबरशिप फीस रिसीव हुई है, अब उसको अगर ईयरली बेसिस पे हमने उससे रिसीव करी तो वो रेवेन्यू रिसीट हो जाता है। जबकि अगर हमने उसकी लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरी लाइफ के लिए मेंबरशिप फीस रिसीट करी है हमने, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो हमारी कैपिटल रिसीट में चली जाएगी, एक बड़ा अमाउंट हमको रिसीव हुआ है उस पर्सन से। ओके, नेक्स्ट आता है कॉर्पस डोनेशन। अब देखिए जनरल डोनेशन है तो वो रेवेन्यू रिसीट में चला गया, जबकि कॉर्पस डोनेशन है तो वो हमारे किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीट में। बिल्डिंग फंड, receipts from sale of fixed assets। जैसे फिक्स असेट्स को परचेज करना हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेम वे में फिक्स असेट को सेल करने से हमको कुछ अमाउंट रिसीव होता है तो वो कैपिटल रिसीट में आएगा। इसको भी हमें कहाँ पे शो करना है, इन सब को हमें बैलेंस शीट में शो करना है। ओके, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारे बैलेंस शीट में चले जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे किस में जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लास्ट है हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसे रिसीट्स जो हमारे किससे, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फ्रॉम एनी मेंबर, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, है ना। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन कैपिटल रिसीट में जा रहा है। देखिए कॉर्पोरेट डोनेशन किस में जा रहा है, कैपिटल रिसीट में, जबकि जनरल डोनेशन वो हमारा रेवेन्यू रिसीट में आ गया। ओके, और हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल रेंट रिसीव, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, देखिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर किस में गया है, रेवेन्यू में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमारे कैपिटल रिसीट में गया। अब ये रेवेन्यू हमको कहाँ पे शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ओके,
तो अब इसका जो फॉर्मेट है वो हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर ही ऊपर हमें क्या डालना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो होता है ये हमारा कब के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर का है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर का आ जाएगा, उस ईयर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो साइड्स रहेंगी, है ना, एक होता है डेबिट साइड एंड अनदर वन इज क्रेडिट साइड, है ना। अब जो डेबिट साइड है उसमें आता है हमारा एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे एक्सपेंडिचर को हमको क्या करने का है, डेबिट करना है। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड में हमारी सारे इनकम्स आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ पे क्रेडिट में तो इनकम्स आती है एंड डेबिट साइड में अपने एक्सपेंडिचर आते हैं। अब आता है इसके अंदर कि बैलेंस को हम करते क्या है, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमको मिलता है, तो अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल यानी कि इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो उस चीज़ को हम बैलेंसिंग अकाउंट को बोलेंगे टू सरप्लस, ओके। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है व्हेन इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर्स, ओके। अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड किससे ज़्यादा है, क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे डेफिसिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, इनकम से, तो हम उसको बोलेंगे डेफिसिट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, सरप्लस और इसके अलावा जो हमारा डेफिसिट है उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर सरप्लस का केस है तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में आप कैपिटल होता है, तो सरप्लस को हमें क्या करने का है, कैपिटल फंड या फिर कॉर्पस फंड या जनरल फंड भी बोलते हो उसे, ठीक है ना। कैपिटल फंड को आप कॉर्पस फंड और जनरल फंड भी बोलते हैं, वहां जाके आपको इस सरप्लस को ऐड करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर डेफिसिट आया है यानी कि हमको लॉस वाला सीन है, तो उस केस में आपको कैपिटल फंड या फिर कॉर्पस फंड, ठीक है, या इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं जनरल फंड, है ना। जनरल फंड के अंदर से इसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है, किसको, डेफिसिट को, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड हो रहा है सरप्लस तो, और डेफिसिट क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपको बोला था, एक्रूअल बेसिस। देखिए इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये करंट ईयर से रिलेटेड है ना। करंट ईयर से रिलेटेड से इसका मीनिंग हो जाता है कि आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट, यानी कि आपके जो करंट ईयर से एक्सपेंसेस है वो ही आपको डालने हैं इसमें, चाहे वो पे हुए हो चाहे नहीं हुए हो तो भी आपको इसमें शो करने पड़ेंगे, है ना। सेम है में रेवेन्यू इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जो करंट ईयर है अकाउंटिंग पीरियड है वो लिया जाएगा वेदर दे हैव रिसीव्ड और नॉट, है ना। यानी कि जो एक्रूअल का मीनिंग क्या हो जाता है कि हमने कोई एक्सपेंस पे किया है ना, जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो ही हमको इसमें क्या करना है, शो करना है, चाहे वो हमने उसको पे किया हो या ना किया हो। सेम वे में जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम्स है वो हमको इसमें शो करनी है, चाहे वो हमने इनकम रिसीव करी हो या ना करी हो। तो इसके लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए। वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको हम सिंपल सा किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपेंसेस का समझते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। तो फर्स्ट हम जो एक्सपेंसेस ले रहे हैं सैलरी पेड, ठीक है। अब देखिए करंट ईयर सैलरी जो थी वो क्या थी, सैलरी फॉर द करंट ईयर, है ना, सैलरी फॉर द करंट ईयर that has to be paid, वो थी 2000 रुपीज़ पर मंथ। कितनी सैलरी पे करनी थी, 2000 रुपीज़ पर मंथ किसी भी पर्सन को पे करनी होगी, है ना। अब इन्होंने क्या किया, करंट ईयर में कितनी पे करी है, 11 मंथ्स की सैलरी इन्होंने पे करी है, ओके। 11 मंथ्स की सैलरी इन्होंने पे कर दी, ओके। अब
दिसंबर की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गई, तो दिसंबर मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। ओके अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिसंबर मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको क्या बोलेंगे, इस करंट ईयर की सैलरी जो हमने आउटस्टैंडिंग छूट गई है, तो वो क्या है, नेक्स्ट ईयर में जाके पे होगी। दिसंबर मंथ की सैलरी अभी इस साल पे नहीं हुई है, बट वो कभी पे होगी, नेक्स्ट ईयर में जाके पे होगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लास्ट ईयर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर पेड इन करंट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर की जो सैलरी थी, लास्ट ईयर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर ओके, कितनी पे करें, ₹1000। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। लास्ट ईयर की जो सैलरी थी दिसंबर मंथ की, वो उस टाइम पे नहीं करके हमने इस करंट ईयर में पे करी है ना। तो ये हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर का मीनिंग हो जाता है प्रीवियस ईयर का डेटा। आउटस्टैंडिंग इन द नेक्स्ट ऑफ द ईयर का मीनिंग हो जाता है नेक्स्ट ईयर का डेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है ना। देखिए अब क्या होता है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इसका डेबिट साइड होता है। ठीक है, इसमें सारा एक्सपेंडिचर हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में इनकम, और इधर आ जाता है अमाउंट एंड इसका क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी जो है उसका पूरा हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि किस तरीके से सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट किया है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने जो सैलरी पे करी थी करंट ईयर में, कितनी सैलरी ये पे करी है, ठीक है। तो करंट ईयर के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने जो सैलरी पे करी थी वो थी, इन्होंने 11 मंथ्स की सैलरी ये पे करी। ठीक है, तो 2000 इंटू 11 डेट इज 22,000। ठीक है, और जो लास्ट ईयर की क्या थी अपनी 1,000 रुपीज़ की जो आउटस्टैंडिंग थी दिसंबर मंथ की, है ना, तो वो हमने इस करंट ईयर में पे करी है ना। तो इसने करंट ईयर में कितनी पे करी, लास्ट ईयर की भी पे करी थी 1,000 रुपीज़, तो टोटल इसने जो पे करी थी 23,000 का इन्होंने पे किया था। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, 23,000 एक्सपेंस शो होगा, है ना, पेमेंट में 23,000 शो होगा। अब यहाँ पे जो हम सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी पेड, कितनी सैलरी पे करी है, 23,000 की। कैसे, 2,000 तो 11 मंथ्स के लिए पे करी थी वो, प्लस 1,000 जो लास्ट ईयर की थी, प्रीवियस ईयर की थी, वो 1,000 हमने यहाँ पर करंट ईयर में आके पे करी, तो ये 23,000। अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमारा करंट ईयर था उसका अमाउंट अभी ना मिलके हमें नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है ना। तो कितना था हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर मंथ की सैलरी हमको नहीं मिली है क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। ठीक है, तो कितनी हो गई, दिसंबर मंथ की सैलरी 2,000 रुपीज़ पर मंथ की थी, तो 2,000 रुपीज़ हो गई, तो 2,000 रुपीज़ हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब लेस हमको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर।
ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर का मीनिंग क्या होता है, जो लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था वो हम करंट ईयर में अभी आके पे कर रहे हैं, तो ये हमारा बिगनिंग में हमको शो हो रहा है ना, तो इसको हमें माइनस करना होता है हमेशा। तो ये 1000 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23,000 में 2000 25,000 हो गया, माइनस 1000 यानी कि 24,000 हमारी किससे रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड सैलरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे को एडजस्टमेंट कैसे करने हैं। आपको सिंपल सा माइंड में ये रखना है, जो डेटा मेरा करंट ईयर का है वो मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सैलरी जो था उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमारा इस ईयर में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह रहा था तो भी मुझे इस ईयर में उसको ऐड करना है, चाहे मैंने उसे पे किया हो चाहे ना किया हो। सेम वे में जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर का, यानी कि जो मेरे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर में जाके एडजस्ट होएगा, यहाँ पे मुझे उसको माइनस ही करना है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल था। अब हम समझ लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसका एग्जाम्पल है ना। तो एक्सपेंसेस के अंदर नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड, इनको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹24,000 इन करंट ईयर। करंट ईयर में इन्होंने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, 24,000। अब हो सकता है कि इस 24,000 में कुछ नेक्स्ट ईयर का हो और कुछ करंट ईयर का हो और कुछ प्रीवियस ईयर का हो, ठीक है। तो देखिए रुपीज़ हमको क्या करना है, ऐड लेस करके हमें सिर्फ करंट ईयर का डेटा फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर से रिलेटेड प्रीमियम कितना है, वही मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का डेटा भी हटाना है और नेक्स्ट ईयर का डेटा भी हटाना है, ठीक है ना। अब करंट ईयर में पे कितना किया था, 24,000, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में 24,000 शो हो रहा होगा, है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ₹2,000 पेड बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर का 2,000 का प्रीमियम जो था वो हमने इसी साल पे कर दिया, मैंने प्रीपेड किया है। जो मेरा नेक्स्ट ईयर का था पैसा वो मैंने इस साल दे दिया, तो ये प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इस 24,000 में से कौन से 2,000 रुपये ऐसे इंक्लूड हो रखे जो हमारे नेक्स्ट ईयर के थे, तो मुझे वो नेक्स्ट ईयर का डेटा नहीं चाहिए, मुझे करंट ईयर का डेटा चाहिए। मैं इस 24,000 में से 2,000 को माइनस कर दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट हमको एक और चीज़ एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा है, ₹4,000 बिलोंग्स टू करंट ईयर पेड प्रीवियस ईयर। अब ये बोल रहा है कि करंट ईयर में 4,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, है ना, बट उसका पेमेंट हमने कब कर दिया था, उसका करंट ईयर में 4,000 रुपीज़ हमको इंश्योरेंस प्रीमियम के पे करने थे, बट हमने उसका पेमेंट कब कर चुके थे, हम प्रीवियस ईयर में हमने पे कर दिया, तो प्रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया, प्रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया। देखो वापस से समझाती हूँ, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे हमने टोटल जो पेमेंट किया था इस साल वो था 24,000 का, तो रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में हमारा जो है 24,000 शो हो रहा होगा, ठीक है ना। इतना पैसा हमने कैश में दिया या बैंक के थ्रू दिया। अब देखिए 2,000 रुपीज़ जो थे वो किससे रिलेटेड थे, इस 24,000 के अंदर 2,000 रुपीज़ जो थे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, तो हमें तो करंट ईयर का डेटा चाहिए, तो हमें इस 2,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस यहाँ नहीं शो करना है ना, तो ये 2,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। अब 4,000 रुपीज़ जो थे वो हमें इस साल पे करने थे, बट हमने लास्ट ईयर ही उसको पे कर दिया, तो ये प्रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया, है ना। तो ये 4,000 इस साल से रिलेटेड थे, तो उसको हमें क्या करना है, इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड करना है, ठीक है ना। तो अब इसका एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे करेंगे, जो डेबिट साइड होता है उसका एक्सपेंडिचर, वहां पे हमें क्या करना है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया है, इंश्योरेंस पेड कितना था, 24,000 का था, ओके। उसमें से हमने क्या किया, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये वाला
₹2000 का एंड ऑफ द ईयर है, नेक्स्ट ईयर का था, यानी कि नेक्स्ट ईयर का डेटा था, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹2000 हमने माइनस किया, ओके। और प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो मेरा ये बिगनिंग जो मेरा इस साल का पैसा था वो मैंने प्रीवियस ईयर में पे कर दिया, है ना, तो वो मुझे इस साल में वापस एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये मैंने ऐड किया, कितना अमाउंट था, ₹4000 का, ओके। तो ये हो गया हमारा ₹26,000 मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि 24,000 मैंने पे किया था, उसमें से 2,000 माइनस किया एंड 4,000 ऐड किया, तो 26,000 का अमाउंट मेरा नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ये तो थे हमारे एक्सपेंसेस के केस, जब हमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को एडजस्ट करना होता है। सेम वे में इनकम के केसेस में भी आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड या एक्रूड बोलते हैं इनकम को, हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, है ना, आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। तो एक्रूड इनकम या फिर प्रिपेयर्ड इनकम को या एडवांस इनकम को हमें कैसे एडजस्ट करना है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम, एडजस्टमेंट्स इन केस ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखिए इनकम में क्या हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का वर्क कर सकती है रेवेन्यू इनकम, कौन सी होती है, सब्सक्रिप्शन, ये उसके लिए इनकम है, ठीक है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितनी उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, ₹2000 पर मंथ। इसका मतलब ये हो गया है कि करंट ईयर में उसको इन कैश या थ्रू बैंक कितनी सब्सक्रिप्शन मिली थी, ₹2000 पर मंथ की मिली थी। तो रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में ₹2000 का डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब नहीं होता कि वो करंट ईयर से है या प्रीवियस ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से। रिसीट एंड पेमेंट में इस चीज़ का कभी नहीं देखा जाता, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा कैश बेसिस पे हमको मिल रहा है या बैंक बेसिस पे हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितनी हमको सब्सक्रिप्शन मिल रही थी, ₹2000 पर मंथ मिल रही थी, है ना। अब दिसंबर मंथ सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिसीव्ड। अब ये बोल रहा है कि जो उसको ₹2000 पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन मिली है ना, ₹2000 पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन मिली है, बट उसमें से दिसंबर मंथ की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है ना। तो यहाँ पे 2000 इंटू 11 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ही इसको मिली है, दिसंबर मंथ्स की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको 11th मंथ की ही मिली है, जबकि उसको दिसंबर की नहीं मिली है, तो हमको करंट ईयर का डेटा चाहिए, तो दिसंबर की आउटस्टैंडिंग भी हमको करंट ईयर में ऐड करनी है। ईदर रिसीव्ड और नॉट, यू हैव टू ऐड इट, ओके। नेक्स्ट होता है हमारे पास में लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन of ₹1000 received in current year, ओके। ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर की कुछ सब्सक्रिप्शन थी जो हमें नहीं मिली है, वो अभी करंट ईयर में जाके मिली है, ठीक है। तो हमें इसको माइनस करना है क्योंकि वो बिलोंग्स टू लास्ट ईयर है, तो हमें करंट ईयर के डेटा में उसको नहीं शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें नहीं शो करना है ना। तो अब इसके एडजस्टमेंट कैसे होंगे, तो जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड के अंदर हम इनकम पार्ट शो करते हैं, ओके। डेबिट साइड में क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड में इनकम पार्ट शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब हमको जो सब्सक्रिप्शन कितना 11 मंथ्स का ही मिला था, तो 2000 इंटू 11 कर दिया था, ओके, यानी कि 22,000 का हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, ओके। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी, है ना, आउटस्टैंडिंग कितनी थी, दिसंबर मंथ की हमें रिसीव नहीं हुई है, तो हमें उसको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ऐड करना है।
1000, क्योंकि ये क्या है, हमारी करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब जो हमारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो हमें माइनस करना है। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर या एक्रूड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये 2000 था ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर हमने माइनस किया 1000 रुपीज़ का। कितना आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग ऑफ द ईयर में? 1000 का, और करेंट एंड ऑफ द ईयर में क्या था हमारा? 2000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग हो रहा था, ठीक है। तो टोटल इसका जो सब्सक्रिप्शन आ गया, नेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? 24,000 का। ओके, सेम वे में हमारा किसका एडजस्टमेंट होता है? प्रीपेड का। ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई या एक्रूड इनकम हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस या प्रीपेड इनकम, सॉरी एडवांस इनकम। तो नेक्स्ट होता है हमारा इनकम इन एडवांस। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जनरल डोनेशन है, जनरल इनकम इन एडवांस है ना। जनरल डोनेशन रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितना मिला करंट ईयर में हमें जनरल डोनेशन? 40,000 रुपीज़ का मिला। हो सकता है इसमें हमने कुछ एडवांस में रिसीव किया है, हो सकता है कि इस ईयर का जो डोनेशन हमें रिसीव होना था वो हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे को टोटल कितना रिसीव हो रहा है? 40,000 रुपीज़ का रिसीव हो रहा है, ठीक है। इन विच ₹6,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। देखिए, मुझे जो टोटल रिसीव हुआ था 40,000 का था, जिसमें से 6,000 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो मुझे माइनस करना है। इसको हम बोलेंगे एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, जो नेक्स्ट ईयर का डेटा होता है वो एंड ऑफ द ईयर होता है, जो प्रीवियस ईयर का डेटा होता है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो जो एडवांस हमने जो नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया था वो हमें इस ईयर से माइनस करने का है, क्योंकि सिर्फ करंट ईयर का डेटा चाहिए, है ना। सेम वे में अभी क्या है हमारे पास में, करंट ईयर डोनेशन ऑफ ₹3,000 ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में, यानी कि करंट ईयर का 3,000 रुपये का, 3,000 रुपीज़ का जो डोनेशन था वो हमने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया। तो प्रीवियस ईयर का मैंने क्या बोला? एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। प्रीवियस ईयर को हम बिगनिंग बोलेंगे, है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीवियस ईयर में ही हमने रिसीव कर लिया था, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि है तो डेटा करंट ईयर का ही है। करंट ईयर का 3,000 या 3,000 रुपीज़ का जो डोनेशन था वो हमने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया था, बट हमारा करंट ईयर का डेटा है ₹3,000, तो हमें करंट ईयर में इसको ऐड करना है। ये नेक्स्ट ईयर का है जो हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिया, तो इसको हमें माइनस करना है ना। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड के अंदर जो कि क्रेडिट होता है वहाँ पे हमें कैसे शो करना है? तो डोनेशन बाय डोनेशन रिसीव्ड, पहले तो आप क्या लिख देंगे? जितना डोनेशन आपने रिसीव किया है 40,000 रुपीज़ का, ओके। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया है। तो ये 6,000 रुपीज़ माइनस किया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, वो ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमारा इस ईयर का था वो हमने प्रीवियस ईयर में ऐड कर लिया, बट हमें ऐड तो करना ही पड़ेगा करंट ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो इसको एडजस्ट करने के बाद ये कितने का था? 3,000 रुपीज़ का, है ना।
तो इसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारा नेट अमाउंट जो आ रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो कितना इनकम आ रहा है 37,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्रूअल बेसिस के अंदर एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग या फिर हो सकता है हमारा प्रीपेड या एडवांस या एक्रूड, इन सब का हमको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगी बैलेंस शीट। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।